सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या है हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, तो यहाँ देखिए ये है डायग्राम। किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ओके, ये O है, ये है U, ये है UY, UX, राइट। ये है हाईएस्ट पॉइंट P, जहाँ पे कि आपको वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन की है वो तो ऐसे ही रहेगी, मतलब कि UX रहेगी, लेकिन UY यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो इस पॉइंट के लिए UY 0 होगा, ठीक है। UY नहीं बल्कि क्या 0 होगा, VY फाइनल वेलोसिटी। UY तो इधर है इस डायरेक्शन में, तो इस UY की डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी इस पॉइंट के लिए, ठीक है। यह पॉइंट P, सपोज कर लेते हैं कि हाइट इसकी h है यहाँ से, तो ये पॉइंट है सपोज A, तो AP इक्वल टू h हो गया। हमको पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ये कितने टाइम तक एयर में रहेगा, यही हमको पता करना है। तो देखिए क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा, ये वाला कंपोनेंट, वो इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये UX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ले जाता रहेगा, ले जाता रहेगा, ले जाता रहेगा। ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये लगातार जाता रहेगा। बट यहाँ पे देखिए ये UY का क्या होगा, ये UY ऊपर जाएगा और नीचे इसके लग रहा है फोर्स। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा O से, पॉइंट O है सपोज, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है UY ऊपर की तरफ, लेकिन इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड जो कि mg है इसका वेट, या फिर इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, और कुछ देर बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी जो होती है वो हो जाती है 0। तो 0 जब हो जाती है तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब ये वापस आएगा 0 होने के बाद, क्योंकि ग्राउंड पे तो आना ही है, लेकिन ये वापस यहीं पे नहीं गिरता, क्यों कि UX इस पे लगातार लग रहा है, UX उसको हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाके से फिर नीचे ही गिरना चाहता है, बट क्योंकि इसमें ये ऊपर सिर्फ नहीं जा सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, तो ये ऐसे चलता है और उसके साथ ऐसे जाके नीचे गिर जाता है कहीं दूर, तो ऐसे चल के ऐसे गिर जाता है। तो इस पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, फिर ये वापस आता है यहाँ पे, तो जितना टाइम इसको O से P तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको P से X तक जाने में भी लगेगा, क्योंकि जितने फोर्स के साथ ये जो mg है, जितने फोर्स के साथ इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है 0 से, उतना ही एक्सेलरेशन के साथ इसको इंक्रीज भी करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ से फिर यहाँ तक उतने ही वेलोसिटी रेट से वो इंक्रीज हो जाती है। तो O से P तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको P से X तक आने में लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होगा टाइम टेकन इन जर्नी O to P प्लस P to X, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग O to P की वैल्यू निकाल दें कि O to P जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो उसका ट्वाइस करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल वो कितने देर तक एयर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक ये एयर में रहता है, जैसे ये स्ट्राइक कर जाता है रुक जाता है ये मोशन इसका। तो अब देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लोग O to P पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद P to X के लिए, मतलब O to X के लिए ट्वाइस कर देंगे इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन इन होल जर्नी। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये टाइम ऑफ फ्लाइट T है, तो इसको लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल t, where T is equal to time taken
टू ट्रेवल फ्रॉम O to P, राइट। ओके, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स। अब t की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि t की वैल्यू कितनी है। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, जर्नी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एट p vy विल बी 0। ओके, मीन्स कहने का है कि वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। देन बाय यूजिंग, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, और यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा। अगर हमको वी वाई पता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0 इज इक्वल टू, देखिए यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब अगर इसको लिखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे t इज इक्वल टू मिल जाएगा u साइन थीटा अपॉन u साइन थीटा बाई जी मिलेगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी मिल गया, ठीक है। जब t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी मिल गया, तो इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमको टोटल टाइम मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये टाइम है जबकि ये प्रोजेक्टाइल O से P पे पहुंच रहा है, और हमको क्या चाहिए, हमको टोटल टाइम चाहिए, मतलब कि इसी का हमको ट्वाइस चाहिए, ठीक है, इसी का ट्वाइस चाहिए। तो ट्वाइस t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2, तो अब देखिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देना इधर का पार्ट, आप नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब इस t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे और हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए हेंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन जी मिल गया। वाह कितना अच्छा रिजल्ट है, देखिए यही है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब देखिए इस फार्मूले का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो भी प्रोजेक्टाइल है वो कितने टाइम तक एयर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू वेरी करेगी। यू की वैल्यू अगर अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, कई बार क्वेश्चन जरूरी है कि हर बार ये यू, कभी इसको 30 डिग्री पे फेंका गया होगा 10 मीटर पर सेकंड से, कभी 45 पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं। जैसे भी आएगा ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको सबसे पहले तो इसको डिराइव करिए खुद से, ठीक है। डिराइव करने के बाद इस फॉर्मूले को याद रखिए और आप डायरेक्ट इसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज ट्राई करिए कि डेरिवेशन आपको करना है। जब आप डेरिवेशन करना सीख जाते हैं तो फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए न्यूमेरिकल, ताकि जितनी बार आप फॉर्मूले का यूज करें उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाए तो क्या होगा, देखिए t इज इक्वल टू 2u/g हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 होने वाला, ये वर्टिकल चला गया। तो जब ये वर्टिकल जाएगा तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल जाने की कंडीशन में ये हो जाएगा 2u/g, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर इसको इस डायरेक्शन में नहीं फेंका होता तो वर्टिकल जाने के लिए आप कैसे करते, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालते टाइम t और फिर वापस आने का निकालते टाइम t, ठीक है। अगर वर्टिकल फेंका होता तो यहाँ से इस पॉइंट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, यहाँ पे सपोज u है और ये वापस आता, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आप फाइंड आउट कर सकते थे इक्वेशन यूज करके,
जैसे कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी फॉर्मूला यूज करते हैं आप। वी वाई 0 हो जाता, क्योंकि साइन 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे तो सिर्फ यू ही लिखते हैं आप, यू साइन थीटा यू हो जाता माइनस जी टी। तो टी कितना आता, टी की वैल्यू आती है आपकी यू अपॉन जी। देखिए ये तो सिर्फ जाने का हुआ, अब आने का उतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाता, टी इज इक्वल टू टू टाइम्स स्मॉल टी, और ये हो जाता 2u बाई जी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 फाइंड आउट करके वो आर्टिकल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए, डिराइव करिए, याद करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है, और आपको जरूर अच्छा लगेगा इसे कंप्लीट करने के बाद। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू formula for time of flight and what is time of flight. Okay, so time of flight means the time in which this projectile completes its journey from O to X. This is known as time of flight. So I hope you understand how you can derive this formula, and the result, must remember this result and try to solve more number of numerical problems. So there is no need to remember the formula, it will already remember for you. Okay, so thank you. अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस टॉपिक के लिए बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे देखिए इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, ये वाली पॉइंट है पी। पॉइंट पी की खास बात क्या है, पॉइंट पी की सबसे खास बात है कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का 0, और इसके लिए हमें टाइम भी पता है कि कितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा, और इसकी हाइट जो h है कैपिटल, यही है मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले तो इस डायग्राम में ए पी इज इक्वल टू एच, यही क्या है, मैक्स हाइट है। ओके, मैक्स हाइट है, हमको इसी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। देखिए फर्स्ट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम कोई यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एच नहीं आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पता करते हैं क्या यूज करें। सेकेंड में देखें, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, एस इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी, स्क्वायर टाइप का है ये। और थर्ड क्या है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस जी टी टाइप का है, सॉरी माइनस 2gh टाइप का है ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ये इक्वेशंस हैं जो कि है। अब देखिए जब हाइट अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होता है तो यस को हम लोग रिप्लेस करते हैं एच से यहाँ पे, तो यहाँ पे एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन तो इस कंडीशन के लिए यूजफुल नहीं है, तो इसको रहने ही देते हैं। इन दोनों में एच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एच है और यहाँ पे एच है। बट अगर इस इक्वेशन के बारे में देखें तो इसमें कहीं भी वी के बारे में नहीं है, इसमें टाइम के बारे में, और टाइम हमको ऐसे पता तो है कि कितने टाइम में ये वहाँ पे पहुँचेगा, तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन का यूज करें। या फिर थर्ड में आते हैं, इसमें देखें तो इसमें हमको वी वाई पता है कितना है, यू वाई भी पता है, और हमको एच निकालना है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कंपैरेटिवली थर्ड। इसका मतलब हम थर्ड यूज करें तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि एच हमको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से भी मिलेगा, बट यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। और टी की वैल्यू हमको लिखना होगा यू साइन थीटा बाई जी, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा सिंपल करें और इस फॉर्म को यूज करें, मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड यूज करें। तो थर्ड इक्वेशन अब यूज करने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग चीज़ों को इजीली करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज करते तो हमें मिलता है रिजल्ट, बट आप चाहते हैं कि आप चीज़ें इजी हो, थोड़ी जल्दी कर पाएँ, ठीक है, इसलिए थर्ड यूज कर रहे हैं। तो आपको सोचना होगा, फर्स्ट यूज करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें हाइट तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो कितना आएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh आएगा, कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट को एच मान रहे हैं हम लोग।
ये देखिए ये है 0 एट पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको फर्स्ट कंडीशन में आप ऐसे लिखिए ज़्यादा बेहतर है, ये आएगा u साइन थीटा होल स्क्वायर। यू साइन थीटा क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा है, माइनस 2gh हो गया। यहाँ पे अगर इसको इधर ले आए तो ये आएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम g। और ये देखिए ये कितना सही रिजल्ट आ गया आपका। यहाँ पे अगर आपको u पता हो, थीटा पता हो, तो आप बहुत इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू अगर 90 होती तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाता। थीटा की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप हाइट के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, कुछ भी बहुत खास नहीं करना था, हमें चूज करना था कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो थर्ड चूज किया। क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे 0 है और इनिशियल में पता था, एच फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया और हमको मिल गया फार्मूला मैक्सिमम हाइट का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले की हेल्प से एंगुलर प्रोजेक्शन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अगर आपको थीटा और यू पता है। ओके, तो क्वेश्चन जब आता है आपके सामने तो आप चेक करते हैं कि गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं फार्मूले को और आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्राई करिए, डेरिवेशंस रिपीट करिए, बार बार करिए और फार्मूले को याद करने से बेहतर कि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। फार्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा और फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आप सीख पाएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, so students, our next topic is to find out the range of the projectile. So let's see how we can find out the range. So range of projectile. So student, what is meaning of range? So range means the horizontal distance covered by the projectile during its time of flight. Okay, so if this one is suppose u is the initial velocity, uy is velocity along y axis and this one is along x axis. Okay, this is point P, this is the range R, right? So you can see the object travels this distance, that is R, during its time of flight along horizontal axis. So this OX is known as range and this one is PQ. PQ means the maximum height. We have already done the formula for the maximum height. Now we are going to find out the range, a formula for range, that is the value of OX. Okay, so we know that the component UX is responsible for the horizontal motion of the object. Okay, so horizontal range is equal to OX. Okay, so now this one is actually the distance traveled by object during its time of flight. So since we know that the speed of this projectile along x-axis is constant, there is no acceleration, so to find out the range we can directly use the formula distance is equal to speed into time, because in this direction there is no acceleration, right? So we can write here the horizontal range, it is denoted by, so it is denoted by capital R. We can write here R range is equal to horizontal component of velocity, that is ux, into total time of flight, that is t. Okay, this one equation number 1. Now we can use the value of ux and t and we will get a formula to calculate the range
attain a range gained by the projectile at different angles. Suppose this angle is theta. So since ux is equal to u cos theta and time t is equal to 2u sin theta upon g, right? So you can see here ux is equal to u cos theta and time t is equal to 2u sin theta by g. These values, now we can use these values in equation number 1 and we get the required result for maximum, or you can say the required result for the range. Okay, not maximum range. We will discuss later about how can a projectile gain maximum range and what will be the minimum range. Okay, we will discuss about that later. Okay, so let's see. Now we are going to use the value of ux and t in equation number 1. So let's see. R is equal to, the value of ux is u cos theta into value of t, that is 2u sin theta upon g. Okay, so finally you can write R is equal to, you can see here u square then 2 times sin theta into cos theta upon g, right? So you can write u square then 2 sin theta into cos theta by g. You can write like this. Now you can use some identity and you can rearrange this equation in some different form. So to proceed for the different form of the equation, I am going to erase this part. Okay, so you should write down this in your copy. You can do this by pausing the video also. So pause your video and note it down. Okay. So let's see. R is equal to u square into 2 times sin theta into cos theta upon g. Now you can use identity, that is sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. Okay, so we can write here sin 2 theta. So you can write here R is equal to u square sin 2 theta by g. So this is the formula for range. Okay, so this is the formula for range. By using this formula you can find out the range of the projectile. Okay, here u is the velocity, magnitude of the velocity by which the projectile is thrown, and theta is the angle from the horizontal. It is not the angle from vertical, it is angle from horizontal. So you can see this theta is angle from horizontal. So the range R is equal to u square sin 2 theta by g. This is the formula for range. So finally you can find out the values. If you have numerical value of u and theta, you will get the range, because the g is a constant and its value is 9.8 meter per second square. We already know about g. So you can see the value of R depends mainly upon this theta and u. Okay, for a fixed u, you can see that the value of R depends upon the theta. So for same u, if you change the angles, you will get different ranges. Okay, so it means in some of the case you will get the maximum range and in some case you will get minimum. So now we are going to discuss how one can get the maximum range and how one can get minimum range. Okay, so let's see the cases related to this formula. Okay, so now case first, for maximum range, what to do for maximum range? If someone want to gain the maximum range, what to do? So let's see this equation. Equation is R is equal to u square upon g
into sine 2 theta, right? Now if for a given u, suppose u is a constant in any throw or any machine which try to throw, sorry, any machine throwing any object with the same velocity but at different angles. So if you use here, you can see the range will be maximum for maximum value of sine 2 theta. Okay, so sine 2 theta will be maximum when its value is 1, because we know that sine theta has maximum value 1. So we can write for maximum range, for max range, sine 2 theta must be equal to 1 plus 1, you can say. Now this must be sine 2 theta is equal to sine 90. I hope you understand. So it means 2 theta is equal to 90 degree. This implies that theta is equal to 45 degree, right? So you can see here, if you throw the projectile at an angle theta is equal to 45 degree, then for a given velocity it will attain the maximum range. Okay, it means if velocity is fixed, suppose 10 meter per second is fixed, and you throw this object at 20 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 degree, 65 degree, 70 degree, and so on. So the maximum range attained by this projectile will be the range at 45 degree. तो 45 डिग्री पे ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही मैक्सिमम होगा। अगर इस प्रोजेक्टाइल को आप पॉइंट ए से एक फिक्स वेलोसिटी, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, हर बार उतने ही वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। अब पहली बार हमने इसको 10 डिग्री पे, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 45, 55 ऐसे करके फेंकना शुरू किया अलग अलग एंगल्स पे, तो हम देखेंगे कि 45 डिग्री पे जो ये रेंज इसको मिलेगा वो होगा मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कोई और भी एंगल हो सकता है जिसपे कि रेंज मैक्सिमम हो, या फिर सिर्फ एक और एक ही एंगल है 45। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज होगा उसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा R इज इक्वल टू u²/g। तो मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू होगी वो होगी R max इज इक्वल टू u²/g, यही होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप जो है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं u²/g फॉर्मूले से। ओके, तो ये तो रहा कि मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितने डिग्री पे आप थ्रो करेंगे। लेकिन अभी हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या कोई और भी एंगल ऐसा है जिसपे कि हम रेंज मैक्सिमम रेंज गेन कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। तो नोट में देखते हैं कि क्या होगा इस केस में। सो नोट, सपोज हम लोग थीटा को रिप्लेस करते हैं, मतलब एंगल को रिप्लेस कर देते हैं 90 माइनस थीटा से। ठीक है, ये एंगल कुछ है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया, तो आप इसको लिखना चाहते हैं कितना, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपने थीटा पे थ्रो किया, अब तो थीटा के लिए तुमने फाइंड आउट कर लिया कि थीटा 45 होगा। तो ठीक है, अभी 90 माइनस थीटा पे अगर थ्रो करें तो क्या होगा, देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ठीक है, रेंज की वैल्यू क्या आती है हमारा फॉर्मूला। तो जो r इज इक्वल टू वैल्यू है, r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा की जगह पे हम लोग यूज करेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन g। अब देखिए क्या होगा, r इज इक्वल टू u² साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ये अपॉन g। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू फिर से साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो r कितना आएगा, r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई g। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, रेंज सेम रहेगा। और मैक्सिमम के लिए ये 45, तो ये 45 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेंज दो एंगल पे सेम मिलता है आपको, एक मिलता है थीटा पे और दूसरा 90 माइनस थीटा पे। कैसे देखते हैं डायग्राम की हेल्प से।
तो यहाँ देखिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सपोज किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, ये ऐसे चला गया, ये एंगल है 30 डिग्री। अब मान लीजिए इसको 90 माइनस थीटा पे थ्रो करने का मतलब है कि अब इसको 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे, तो ये एंगल हो गया 60। तो ये जो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है ये ऐसे आता है, ये हाइट तो हाई अटेन करता है बट रेंज सेम अटेन कर लेता है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है u की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री पे थ्रो करने पे इसने जितना रेंज अटेन किया OX उतना ही ये 60 डिग्री पे थ्रो करने पे भी अटेन कर लेता है। बट दोनों ही केसेस में जो पीक, जो ये वेलोसिटी, ये जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट है, इसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम हो जाता है। ओके, तो ये है रेंज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक में बहुत सारे दिए हैं, उसको सॉल्व करिए, समझिए, फॉर्मूले को पहले डिराइव करिए खुद से, कैसे रेंज आया। ठीक है, सारी चीजें आपको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस टाइम पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दो जो एंगल्स है थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों पे आप देख रहे हैं कि इसका रेंज सेम आएगा। तो इन चीजों को ध्यान रख के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एथलीट्स होते हैं जो कि किसी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि उसको हाई रेंज फाइंड गेन करना है, गोल्ड मेडल जीतने के लिए या मेडल जीतने के लिए आप बोल सकते हैं, तो वो एथलीट इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि वो 45 डिग्री के आसपास रहे। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, तो इस कंडीशन में अगर आप 45 डिग्री पे आप अगर थ्रो करते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है, ध्यान से देखिए, इस डेरिवेशन में आप एकदम ग्राउंड लेवल से थ्रो कर रहे हैं, तो ये 45 डिग्री पे ये मिलता है आर मैक्स। ठीक है, जबकि जनरल कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, तो उसको लगभग एथलीट की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट अगर एच माने तो एच की लगभग वैल्यू 6 फीट के आसपास एक एवरेज हाइट होती है एथलीट्स की, तो वो उसको यहाँ से थ्रो करेगा ऐसे। तो इस कंडीशन में ये एंगल जो होता है, ये अगर 45 है तो ये मैक्सिमम रेंज अटेन नहीं करता। ये एंगल जो थीटा है ये थोड़ा सा 45 डिग्री से कम होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, फॉर मैक्स रेंज ये थीटा 45 से थोड़ा लेस होना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम रेंज गेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जो एथलीट है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं यहाँ पे पता है हमको कि कितना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा थीटा अगर 45 से लेस है तो ये मैक्सिमम रेंज गेन करेगा और यहाँ पे इसको मिल जाएगा मैक्सिमम रेंज जो भी है। तो ये देखेंगे ये जो कंडीशन है ये एकदम ग्राउंड लेवल से थ्रो करने पे है, क्योंकि ये कंडीशन कब है, जब वो किसी हाइट 6 फीट 5 फीट की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है टू गेट, और उसका एम है मैक्सिमम रेंज गेन करना। ठीक है, तो उस केस में एंगल थीटा इज मस्ट बी स्लाइट लेस देन 45 डिग्री, वेयर एज यहाँ से अगर एकदम ग्राउंड लेवल से ये थ्रो कर रहा है तो फिर 45 पे इसको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी डेरिवेशंस में आपको एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, वैसे उसका भी इफेक्ट होता है, बट क्योंकि आप अगर 10 एथलीट्स हैं तो सभी उस सेम कंडीशंस में थ्रो करते हैं, तो वहाँ पे सभी के लिए सेम एयर रेजिस्टेंस और जो भी एक्सटर्नल बैरियर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो सभी के लिए सेम होता है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया गया है। जब आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब
आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में फॉर्मूला इसके लिए डिराइव कराया गया है कि कितनी हाइट होगी तो कितने डिग्री पे मैक्सिमम रेंज गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए डेरिवेशन वहाँ पे आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना ही चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग उतना ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।